नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 पढ़ेंगे। इसके पाठ का नाम है हमारे राजा और उनके पाठ 2 का नाम है हमारे राजा और उनके राज्य। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि उनका खान पान कैसा था, वो किस प्रकार की खेती करते थे और कहाँ पर रहते थे और किस प्रकार के उनकी कारीगरी थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि उनका साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। प्रशासन भैया बहनों किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, जो उनकी बस्तियाँ थी उनको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साधन बहुत श्रमबद्ध हो गई थी। इस तरह गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो गाँव में समूह बना कर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूली जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेलान जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कहीं धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद लेन का कार्य भी करते थे। इसके कार्य करने के कारण ही वो आगे बढ़ सके थे। उनके कार्य करने के कारण ही वो उनके साम्राज्य का प्रशासन अच्छी प्रकार से चल सके। इस कारण से वो उनका कार्य करते थे। विल्लाट जाति में धनी किसानों को केंद्रीय जोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण होता था। उनमें से कई भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता था। अरियार किसको कहते थे, प्रधान को, जैसी उपाधियां उन्हें दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद भी सौंपे जाते थे। इसके बाद उन्हें भूमि के प्रकार किस प्रकार वो अपनी भूमि का प्रकार करते थे। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में भी ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यानी वो ब्राह्मण जो भूस्वामियों को एक सभा निर्धारण की जाती थी और उनकी देखरेख में वो कुशलतापूर्वक कार्य करती थी। तमिलनाडु के चेंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जो भी वो टिकट निकालता था उसके लिए उनको कहा जाता था। इसके बाद अभिलेख और उनकी लिखित सामग्री किस प्रकार की थी। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य तरह के इच्छित लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र में 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिससे अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती थी, लेकिन उन्हें ये जानना काफ़ी मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृष्टि पेरियापुरम में एक उदाहरण है। अठनूर की सरहदों पर पूछ की पुरानी छाजनों पर छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों में घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुडू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने
छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पोपटने से पहले तगड़े पुलैया का बहुवचन को 2 दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गानों की आवाज़ रोजना काजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये वहाँ का वर्णन बताया गया कि तमिलनाडु में किस प्रकार ब्राह्मण थे। इसी जितनी तरह गतिविधियाँ चल रही थी उनका वर्णन ये आपको इसमें बताया गया कि वहाँ किस तरह के लोग थे। इसके बाद था ताम वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश की तरह एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं तक सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशस्ति होता था। इन परीक्षाओं में यह इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था इन मायनों में भिन्न थी। ये इसमें बताया गया है। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है कि चोल वंश किस प्रकार थे, तमिलनाडु में किस प्रकार की थी और ताम्रवंशी के युग का चीन का किस प्रकार का वहाँ का व्यवस्था थी। अब इसके आपके भैया बहनों आपके इसको क्वेश्चन आंसर कर अपनी पुस्तक में होमवर्क की कॉपी में करने। इसका आपका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको जोड़ा बनाना है। गुजर प्रतिहार कौन थे, कहाँ के थे, जोड़े बना तो क्या आएगा इसमें गुजरात। अगला इसमें राष्ट्रकूट कहाँ के थे, पश्चिमी दक्कन आएगा इसमें। पाल में क्या आएगा बंगाल। चोल का क्या है इसमें तमिलनाडु। इसका आपको जोड़े बनाना है। अगला प्रश्न था इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। अब तीनों पक्ष अभी आपको मैंने बताए थे। पहला है गुजर, दूसरा प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट या पाल वंश के शासक थे इसमें। अगला प्रश्न इसमें चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया गया कि उनकी शर्तें क्या थी। पहला तो था उनकी शर्तें थी उनके पास घर होना चाहिए। दूसरा उनकी क्या थी 35 से 70 वर्ष के बीच उनकी उम्र होना चाहिए। अगला उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था और चौथा था उन्हें प्रशासनिक मामलों की जानकारी भी होना चाहिए थी। जैसा कि आपको इस किताब में आपके पेज नंबर 28 में इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें से आपको करना है। जहाँ मानव के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। इसमें पहला तो था गुजरात और दूसरा था इसमें आपका उत्तर प्रदेश। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इसमें बताएंगे। अब आपको इसमें अगला प्रश्न करने राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। ये भी आपका इसमें है कि राष्ट्रकूट किस प्रकार अपने शक्तिशाली बने। अगला प्रश्न है नए राजवंश की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। अभी जो मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था उसमें से आपको करना है। चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी, उसमें कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको भी बताया गया था कि चोल वंश के साथ साथ कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। यह अब आपका ये पार्ट 2 पूरा हुआ है। अब इसके प्रश्न आंसर आपको करके लाने हैं। धन्यवाद।